Yes, students, good morning, all of you. Students, yesterday we have started the topic crystal field theory. So, students, हमने उसके अंदर एक बार हम रिकैप ले लेते हैं. हमने क्या देखा था, वहाँ पर हमारे पास डी ऑर्बिटल थे सेंट्रल मेटल एटम के, जो कि उनकी डीजेनरेसी मेंटेन थी. जब उसको हमने सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड अप्लाई करी तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, लेकिन डीजेनरेसी मेंटेन रही. सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जितनी रही, है ना. तो यहाँ पर हमने स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड लगाई थी इसके अराउंड, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड लगाई थी, है ना. अब फिर हमने क्या करा था, अगर हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, लिगेंड्स स्फेरिकल और सिमेट्रिकल फील्ड नहीं देते, तो जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो गए थे दो पार्ट में. 2 ऑर्बिटल ऊपर चले गए थे और 3 ऑर्बिटल नीचे आ गए थे. नीचे वालों को हमने, नीचे वाला जो सेट बना ये T2G कहलाता है, जो ऊपर है ये EG. ये dx² माइनस y² थे और dz². नीचे dxy, dyz, dzx. बीच में बैरियर सेंटर था. इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस था उसको हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का डेल नॉट से रिप्रेजेंट कराया. यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी कितनी, 3/5 इंटू डेल नॉट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2/5 इंटू डेल नॉट. ये हमारा कल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हुई. अब बच्चों देखो, मैंने आपको एक यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैंने आपको दिखाई थी. मैंने कहा था कि बुक में से आप देखेंगे. यहाँ पर ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, तो यहाँ पर लिगेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इनको अरेंज करा हुआ है, ठीक है ना. लिगेंड्स को अरेंज करा उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कि कौन सा लिगेंड कितनी स्प्लिटिंग करेगा. जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा, जो लिगेंड वीक होगा वो स्प्लिटिंग कम करेगा, ठीक है ना. अब यहाँ पर बच्चों हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था कि इलेक्ट्रॉन की बैक पेयरिंग हो रही है. किसी कंपाउंड में बैक पेयरिंग होती थी, किसी में नहीं होती थी. वो हम किसके अकॉर्डिंगली बताते थे, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में. मतलब कि अगर हमको मैग्नेटिक कैरेक्टर पता होगा तभी हम उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते थे. अदरवाइज़ हमको बैक पेयरिंग करनी है नहीं करनी है उसके बारे में हमको नहीं पता होता है. लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमको एक्सप्लेन करा व्हाई द बैक पेयरिंग टेक प्लेस. बैक पेयरिंग क्यों होती है. सो लेट अस सी. देखिए बच्चों, अब वो बैक पेयरिंग होगी या नहीं होगी, वो यहाँ पर 2 फैक्टर हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर हमने बताया. एक डेल नोड है, ठीक है ना. एक डेल नोड जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एंड सेकेंड वन इज P फॉर पेयरिंग एनर्जी, ठीक है जी. अब यहाँ पर ये स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये पेयरिंग एनर्जी है बच्चों. अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 कंडीशन क्रिएट हो जाती है. अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं. सपोज ये डी ऑर्बिटल में आप ये डी ऑर्बिटल मान लो चाहे वो मान लो, ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है ना. तो D1, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे अकॉर्डिंगली वो कहाँ जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे. आप ऐसे फिल करोगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आप यहाँ पर फिल करोगे पहले. नीचे कम एनर्जी वाले में ऑर्बिटल में फिल करोगे तो T2G1 EG0, ठीक है ना. फिर D2 सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आप यहाँ पे ऐसे फिल करोगे. और अगर उस कंडीशन में देखें तो क्या होगा, T2G2 EG0. फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन D3, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा. 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. पहले तो हम क्योंकि सिंगली फिल्ड करते हैं, आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पर बच्चों जो है, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर T2G1 EG2 और T2, और यहाँ पर आएगा T2G3, ठीक है ना. यहाँ पे आएगा T2G3. अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर अब मेरे को फिल करना है D4. क्या फिल करना है, D4 के लिए आप क्या करेंगे, D4 के लिए यहाँ पे बच्चों कंडीशन अलग आएगी, ठीक है ना. D4 के लिए कंडीशन अलग अलग है. देखो 2 कंडीशन है, जब स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होगी, और दूसरी कंडीशन क्या है, जब स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन पेयरिंग एनर्जी होगी. मतलब कि देखो, अब आपने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, क्योंकि ये तो कंडीशन आप D3 फिल कर रहे हो, तो तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे ही जाएंगे. इसका हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है. ये कंडीशन तो क्रिएट होनी है. मतलब कि मैं आपको इस फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके दिखा रहा हूँ और इस फॉर्म में भी, ठीक है ना. अब आपके पास आता है D4, मतलब कि D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है.
अब आप उसमें कैसे फिल करोगे, तो आपके पास दो कंडीशन आती है, जब स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन पेयरिंग एनर्जी होगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर हम डालेंगे, सपोज T2G में इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं, देन यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड देन इट रिक्वायर्स एनर्जी, जब उसको पेयर करेंगे तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, तो पेयरिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। अगर सपोज हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं ऐड करते, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं यहाँ पर, तो हमको इलेक्ट्रॉन को वहाँ पहुँचाना होगा, तो हमको इस स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये दो एनर्जीज हैं, इन दोनों को इन बेसिस पे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो एक कंडीशन है डेल नोड लेस देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब कि स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन पेयरिंग एनर्जी, और सेकंड वन इज स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे करते हैं। सपोज स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो कम है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब कि ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो पेयरिंग करनी पड़ेगी, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजता हूँ तो मेरे को स्प्लिटिंग एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और क्या बनाएगा T2G 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हम ये देख रहे थे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, हमने कहा यहाँ पे आएगा। अगर ये वाली कंडीशन आई तो Eg1, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम थी, जहाँ पे एनर्जी कम लगेगी इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा। अब अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है पेयरिंग एनर्जी से, स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे को यहाँ पे ऐड करना है तो एनर्जी कम लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके केस में, जब स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, तो यहाँ पे होगा T2G 4 Eg0, तो यहीं पे ही पेयरिंग हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। अब आता है D5, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फिर वही देखेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो क्या होगा T2G 3 Eg2, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस तरीके से आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन Eg2, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, अगर ये वाली कंडीशन हुई स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हुई एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी, तो एक इलेक्ट्रॉन T2G 4 हो गया, क्योंकि पेयरिंग यहाँ पे हो गई। अब जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा T2G 5 Eg0, ठीक है ना। अब 3D6 सिक्स इलेक्ट्रॉन भेजना है हमको। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजा, क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पर अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात करता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। इस वाली अगर कंडीशन की बात करता हूँ, अब मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन भेजना है, 6 इलेक्ट्रॉन भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन मैं या तो यहाँ भेजूंगा या यहाँ भेजूंगा, ठीक है ना। अब जो मैं इलेक्ट्रॉन भेजता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं उसको ऊपर भेजता हूँ, तो ऊपर भेजने के लिए उसको स्प्लिटिंग एनर्जी को भी ओवरकम करना पड़ेगा और पेयरिंग एनर्जी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पेयरिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर ना जाकर वो इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं यहीं पे ही पेयरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर जाके पेयरिंग भी करनी पड़ेगी और स्प्लिटिंग एनर्जी भी चाहिए। तो कहता है कि इससे बेहतर है कि मैं खाली नीचे पेयरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा T2G 4 Eg2, ठीक है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ग्रेटर देन है पेयरिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, तो वो ऊपर जाएगा ही क्यों, वो कहेगा पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग ऊपर भी। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो ना, क्योंकि अगर मैं इस वाली कंडीशन को देखूँ, इस वाली कंडीशन को, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कह रहे हैं स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों जाएगा, वो नीचे पेयरिंग ही करेगा ना जहाँ पे एनर्जी कम लग रही है। तो क्या होगा T2G 6 Eg0, यहाँ पे पेयरिंग होगी। अब सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर हो गए, अब यहाँ पे कोई जगह नहीं बची। अब मैं कहता हूँ कि D7 फिल करना है हमको, क्या फिल करना है, D7 7th इलेक्ट्रॉन फिल करना है। फिर वही कंडीशन देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर मतलब कि 7th इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अगर इस वाली कंडीशन में देखिए, इस वाली कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर रब कर लेता हूँ। ये वाली कंडीशन जो है वो क्या है, T2G 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे इस तरह से आगे, और Eg2 ये कंडीशन है। अब जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो कहेगा ऊपर भी जाना है और पेयरिंग भी करनी है, तो ऊपर तो वो जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, वो खाली नीचे आकर यहाँ पर क्या कर लेगा बच्चों, पेयरिंग कर लेगा इस तरीके से, ठीक है ना। ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि उसको स्प्लिटिंग एनर्जी भी चाहिए और यहाँ पे आके पेयरिंग भी करनी पड़ेगी। वो दो एनर्जी क्यों देगा, वो कहेगा सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर खाली पेयरिंग एनर्जी लेके यहाँ पर पेयरिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हो गया, क्या होगा कंडीशन, T2G 5 Eg0, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ गया और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है ना। अब यहाँ पर D7 की बात कर रहे हैं बच्चों, D7 में कंडीशन क्या थी, D6 में कंडीशन क्या थी बच्चों, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए थे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और Eg0, मतलब कि इस तरह से कंडीशन बन गई वहाँ पर। T2G 6 हो गए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और Eg0 है।
ठीक है ना। अब 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, देखो यहाँ तो जगह बची नहीं, अब स्प्लिटिंग ज़्यादा हो या कम हो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमको इलेक्ट्रॉन ऊपर ही भेजना पड़ेगा। तो क्या होगा T2G6 Eg1। अब इस वाली कंडीशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन अब ऊपर जाएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे Eg2 आएगा। अब इसके अंदर अगर मैं 3D8 फिल करता हूँ, क्योंकि अभी भी यहाँ पर अगर मैं 8 की बात करूँ, इस वाली कंडीशन की बात करूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से अभी भी यहाँ पर एक खाली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T2G6 Eg2। अब इसके बाद अगर 3D9 की बात करता हूँ तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन अब ऊपर ही जाएगा, और यहाँ पर 3D8 पे क्या होगा T2G6 Eg2। अगर मैं 3D9 की बात करता हूँ तो T2G6 Eg3, क्योंकि यहाँ पर तो सारे फिल हो जाएंगे दोनों केस में, दोनों ही कंडीशन में T2G पूरा फिल हो चुका है, अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको इलेक्ट्रॉन ऊपर ही भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, ये तो था बच्चों ऑक्टाहेड्रल के कंडीशन। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वाले केस में। टेट्राहेड्रल वाले केस में भी ये होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उसके केस में भी कुछ इसी तरीके से होता है बच्चों, ठीक है ना। मैं यहाँ से बोर्ड से रब कर देता हूँ। अब आप देखिए टेट्राहेड्रल में भी क्या होगा, डी ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से, डीजेनरेसी मेंटेन होती है। अगर सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड लगेगी तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर वहाँ पर लिगेंड आ गए, लिगेंड क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल फील्ड लगाते हैं तो वो स्प्लिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस चीज़ को देखो, यहाँ पर भी ऑर्बिटल क्या होंगे, बेसिकली स्प्लिट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 3 ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे और 2 ऑर्बिटल नीचे आएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी बात को देखेंगे, आपकी बुक के अंदर ये फिगर बनी हुई है, आप बुक में से भी देख सकते हैं। नीचे वाले जो ऑर्बिटल है इनको देंगे E और ऊपर वाला T2। यहाँ पर T2G और Eg नहीं आएगा, G नहीं आएगा, यहाँ पे खाली T2 और यहाँ पर E, ठीक है ना। नीचे 2 ऑर्बिटल, ऊपर 3 ऑर्बिटल, बीच में ये क्या है, बैरिसेंटर। इनके बीच में एनर्जी जो है वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल, तो इसको हम डेल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैरिसेंटर से यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी कितनी होगी, 2/5 ऑफ डेल T, और यहाँ पे कितना होगा 3/5 ऑफ डेल T, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 होते हैं और टेट्राहेड्रल के केस में 4 होते हैं। तो ज़्यादा लिगेंड्स है, ज़्यादा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो स्प्लिटिंग वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जो डेल नोड है, मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल हमेशा ज़्यादा होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। और यह याद रखना, बेसिकली डेल T जो होता है वो 9 इसकी रेशियो होती है 4/9 ऑफ डेल नोड, ये इनके बीच में रिलेशन होती है। इज इट क्लियर? आई होप बच्चों आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाली केस समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमने अभी ऑक्टाहेड्रल वाली केस पढ़ी है, आप उसको पीछे एक बार दोबारा देखना। आप लोग देख रहे हो कि जब स्ट्रॉन्ग मतलब कि स्प्लिटिंग ज़्यादा है, स्प्लिटिंग ज़्यादा किसके केस में होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम सारे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल्स में फिल कर रहे हैं T2G में, Eg तो खाली पड़ा हुआ है। तो इसी के बेसिस पे हमने वहाँ पर कहा कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन T2G में आते हैं, Eg खाली होता है। और जब हम वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बता रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वहाँ पर बैक पेनिंग इसी के बेसिस पे हो रही थी कि पीछे वाले सारे ऑर्बिटल फिल हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो बैक पेनिंग कर देते हैं, उनके 2 ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें वीक लिगेंड, वो वीक लिगेंड कंडीशन क्या है, वहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, पेनिंग एनर्जी के कंपेरेटिवली, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। तो इसलिए हम वीक लिगेंड के केस में बैक पेनिंग नहीं करते थे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो हमको बताया था। सो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। सो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।